Hello students, let's go to start a new topic of chapter first, basic concept of chemistry. Next topic is atoms and molecules. Okay. Now, atoms and molecules. What is atoms? Atom is what? The smallest particle of an element which may exist in free as well as combined state. तो एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। अब एलिमेंट एक सब्सटेंस भी है, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंस का पार्ट है एलिमेंट, उसका ऐसा कोई सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा जो इंडिपेंडेंटली रहे भी और मतलब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, कंबाइंड फॉर्म में रह सकता है। इंडिपेंडेंट ना होने का मतलब कंबाइंड फॉर्म में होना। ठीक है, बात समझ आ गया। जैसे गोल्ड वगैरह है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वगैरह हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या रिएक्टिव एटम्स होते हैं, ठीक है, मेटल नॉन मेटल कोई भी, जो रिएक्टिव एटम होंगे वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो रिएक्टिव नहीं होंगे, जैसे प्लेटिनम है, इरिडियम है, ठीक है, ये जितने भी एटम्स होते हैं, नोबल गैसेज हो गए, ये सब फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये किसी से कंबाइंड नहीं होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। क्लियर हो गया? एटम्स क्या होते हैं? एटम्स क्या हो गए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या हो गए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच में किसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल? एलिमेंट के। ठीक है, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अब तो इसको अब लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा, तो अब लिख नहीं रहे हैं, ओरली हमने बोल दिया। आपके पास एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, कोई भी एक साइड बुक होगी या एनसीईआरटी होगी, कोई सी एक बुक हो आपके पास। ठीक है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, तो उसमें आपको लैंग्वेज लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे बस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो एटम समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, या एटम में ही आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर ले रहे हैं एटम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल देखना, फिर आगे कंपेयर कर लेंगे। बेटा मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल क्या हो गया? ठीक है, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच फ्रीली एग्जिस्ट। किसी एटम का, जो किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट जो फ्रीली एग्जिस्ट करता हो। यहाँ लेकिन वाली बात नहीं कि मे और मे नॉट बी, नहीं, ये फ्री होगा ही होगा। कोई भी मॉलिक्यूल फ्री होता है। ठीक है, कोई सा मॉलिक्यूल फ्री होता है। मॉलिक्यूल से कंबाइंड नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा। हाँ, बहुत चिल्ड करें, टेम्परेचर को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, तो मे भी कंबाइंड करें। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, बस वीक एक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो वीक बॉन्डिंग से कुछ ऐसा अरेंजमेंट होने वाला नहीं है। तो मॉलिक्यूल क्या रहा? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, बात समझ में आ गया? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मार्ट या पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी फ्रीली एग्जिस्ट। ठीक है, या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच फ्रीली एग्जिस्ट या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, ये कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। एलिमेंट का छोटा पार्ट, सब्सटेंस का छोटा पार्ट। कोई दिक्कत? दोनों बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो ये जो एटम होता है, एटम को हम यहाँ पे दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एटम को दो पार्ट में, एक होता है होमो एटमिक, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, और एक हो गए हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो होमो एटमिक, होमो मतलब सेम एटम वाले। ठीक है, ऐसे कोई मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे O2 की बात करें, जैसे N2 की बात करें, किसी की बात कर सकते हैं, बहुत सारे हो गए। H2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, Cl2 की बात कर रहे हैं, I2 की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, P4 की बात कर ले रहे हैं, हम किसी की भी बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हेट्रो एटमिक का मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट हो गया। यहाँ हेट्रो का क्या मतलब हो गया? डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट का मतलब जैसे CO2 एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, CH4 एक मॉलिक्यूल है, इस तरह से बहुत सारे हो गए। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसे कहेंगे हेट्रो एटमिक, जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हों। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में?
ठीक है। और ये क्या हो गया, अब यहाँ ये मतलब नहीं कि सिर्फ 2 ही होंगे, मतलब कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4 हो गया, 3 यहाँ पे हो गए, इससे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फिटकरी भी एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, पोटासियम, बहुत सारे एटम हो गए। तो हेटेरोमेट और होमो एटमिक दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, क्लियर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी में मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। कोई परेशानी। अब एक नया टर्म हमारे पास है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि सिटी का मतलब समझ रहे ना, शहर, शहर में भीड़ होती है, तो एटम की भीड़ मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसी को कहेंगे एटॉमिसिटी। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसी को कहेंगे एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हो गया मोनो एटमिक, ठीक है, मोनो एटमिक। जैसे यहाँ हेट्रो और जो होमो और हेट्रो एटमिक चला था, उसी तरीके से यहाँ मोनो हो गया, डाई एटमिक हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल में ही चल रहा है, ये मॉलिक्यूल में ही आता है, ठीक है। ट्राई एटमिक हो गया, इसी तरह से टेट्रा एटमिक हो गया, मतलब कई सारे हो सकते हैं, सो ऑन। अब मोनो एटमिक का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने ले लिया था सोडियम हो गया हमारा, ठीक है। जैसे हमने बात कर लिया था हीलियम हो गया हमारा, ठीक है। जैसे हमने बात किया था क्रिप्टन हो गया हमारा, जैसे हमने बात किया पोटेशियम हो गया, कोई सा भी हो सकता है। अब डाई एटमिक की बात कर रहे हैं, डाई एटमिक क्या हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, या HCl भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हेट्रो और होमो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, हेट्रो और होमो वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम की, ठीक है। तो यहाँ HCl भी हो गया, ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, NaCl भी हो गया, ये डाई वाले हो गए। बट ट्राई का मतलब क्या रहा, 3 वाले, जैसे H2O हो गए, जैसे CO2 हो गया, जैसे O3 हो गया, कोई भी हो सकता है, ट्राई एटमिक हो गया। बात समझ आ गया, ठीक है। अब टेट्रा का मतलब जैसे P4 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। SO3 हो गया, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर होमो एटमिक की बात करें तो बेटा ये देखो, ये सब होमो एटमिक है, ठीक है, ये यहाँ सब होमो एटमिक है, होमो एटमिक है, सिंगल एक टाइप का एटम है, क्लियर, सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। कहीं कोई परेशानी, बहुत सिंपल टॉपिक है। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एटॉमिसिटी हो गई, ठीक है, कितने एटम्स होते हैं, एटॉमिसिटी हो गई, क्लियर, ठीक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। अब बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, तो मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास क्या हो गया, मास ऑफ एन एटम, किसमें, इन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट में एक एटम का मास कहलाता है एटॉमिक मास, क्लियर। एटॉमिक मास क्या हो गया, एटॉमिक मास क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया कि किसी एटम का मास, किसी एक एटम का मास किस में लिखें हम, AMU में लिख दें, उसी को कहते हैं एटॉमिक मास, क्लियर, कोई दिक्कत एटॉमिक मास में, ठीक है। अब एक बात नहीं समझ में आई कि इसको निकालें कैसे, तो बेटा निकालने के 2 तरीके थे, निकालने के 2 तरीके हुए। पहला एक होता है कि एक्चुअल क्या था, एक्यूरेटली कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेटली निकालने के लिए अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है एक्यूरेटली, तो उसके लिए यूज़ होता है बेटा, एक्यूरेटली निकालने के लिए यूज़ होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या यूज़ होता है बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या देता है, एक्यूरेट, ये बिल्कुल एक्यूरेट मास देगा, एकदम किसी का भी एक्यूरेट मास देता है, ठीक है। किसी एटम या मॉलिक्यूल, दोनों की बात कर रहे हैं, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का एक्यूरेट मास देगा, कौन सा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसको 1920 में, ठीक है, F.W. एस्टन, इन्होंने इसको डिवाइस किया था, ठीक है, फ्रांसिस विलियम एस्टन, कब, 1920 बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाले टाइम की ही बात है, उसी टाइम वो आया था, उसी टाइम इसी बात आई थी, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर था उससे एक्यूरेटली हम मास मेज़र कर सकते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का। 1920 में F.W. एस्टन ने इसको डिवाइस किया था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, क्लियर हो गई सारी बात, एटॉमिक मास वगैरह क्लियर हो गया,
ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा कि आखिर जैसे सपोज करिए कोई एटम है, ठीक है, अभी तो जब मान लीजिए तो 1920 में आया ना, इससे पहले की कहानी क्या थी? इसके पहले क्या एटम का मास हम नहीं जानते थे या मेज़र नहीं करते थे? एटम या मॉलिक्यूल का मास हम जानते नहीं थे या मेज़र नहीं करते थे? तो जानते भी थे और मेज़र भी करते थे, ठीक है। तो अब बात आ रही है कि आखिर उसको कैसे मेज़र किया जाता था। तो एक बात बताइए, सपोज़ करिए कि आपको कोई चीज़ मेज़र करनी है, कुछ भी चीज़ है, ख़रीदने जाते हैं, तो जब ख़रीदने जाते हैं तो वो मेज़र करके देता है ना, जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो उसको मेज़र करके देता है। तो बेटा मेज़र करने के लिए करता क्या है? तो मेज़र करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है। एक्चुअली आप सपोज़ करिए मार्केट में 1 किलो आलू लेके आ रहे हो, तो एक्चुअली आप 1 किलो आलू नहीं ला रहे हो, आप ला रहे हो रिलेटिव टू 1 kg, ठीक है। अब उसमें 4 आलू चढ़ रहे हैं कि 40 आलू चढ़ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। उसने 1 किलो का बाट एक साइड में रख दिया, अब दूसरे साइड में चाहे जितनी क्वांटिटी, बस उसी से वो रिलेट कर रहा है। अच्छा, दोनों का इक्वल हो गया, जब इक्वल हो गया ठीक है भैया आपको 1 kg हो गया, ले जाइए। बात समझ में आ गया? तो आप लाए हैं रिलेटिव टू 1 kg, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड हमें चाहिए होते हैं ना मेज़र के लिए, स्टैंडर्ड तो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया? स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, यानी अब जो हम मास पहले निकालते थे वो क्या निकालते थे? वो निकाल रहे हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या निकाल रहे थे हम? रिलेटिव एटॉमिक मास, ये निकालते हैं। पहले हम ये निकालते थे, ये तो बहुत बाद में आया ना, ठीक है। तो ये निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेट करते थे, ठीक है। तो रिलेट किससे कर रहे हैं? किससे रिलेट कर रहे हैं? तो सबसे पहला बेटा, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहली बात आई थी, ठीक है, सबसे पहली बात उसमें क्या था बेटा? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रखे थे हाइड्रोजन को। यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो बेटा 3 स्टैंडर्ड बनाए गए। सबसे पहला स्टैंडर्ड बनाया गया किसको? हाइड्रोजन को, ठीक है। सबसे पहला स्टैंडर्ड हमने किसको बनाया? हाइड्रोजन को, ठीक है। अब बात आ रही है कि हाइड्रोजन को क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि सबसे क्या था? ये लाइटेस्ट था, इसलिए बनाया कि सबसे लाइटेस्ट था, सबसे हल्का था, सबसे कम मास था। तो अगर सपोज करिए सबसे छोटा बाट हमारे पास हो तो बाकी का कंपेयर करना कितना आसान है। उसके कितने टाइम्स कोई हैवियर है, बस सिंपल देख लेना हमको, कितने टाइम्स कोई हैवियर है, सिंपल हमको देख लेना है, ठीक है। तो उससे हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा कि अच्छा ठीक है ये इतना वेट रख रहा है, ठीक है। बाद में ये बात जची नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जची? क्योंकि सारे में तो हाइड्रोजन होता नहीं है, सारे कंपाउंड से, कि हम आसानी से रिलेट कर सकें। कुछ मॉलिक्यूल का जब निकालने की बात आ रही थी तो हो गई परेशानी, उसको मेज़र करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड को छोड़ दिया गया। फिर दूसरा अप्लाई किया गया कि भाई अब एक काम करो, ऑक्सीजन को रखेंगे स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसके तो बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसके बहुत सारे कंपाउंड मिलने वाले हैं हमको, ठीक है। इसलिए किसको रख लिया? इसने ऑक्सीजन को रख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन को बहुत कम, ऑक्सीजन को खूब कंपाउंड्स हैं और बहुत रिएक्टिव है। लेकिन बाद में 1961 में, ठीक है, कब की बात हो रही है? 1961 में, याद आया? 1960 में SI यूनिट आई थी, 1960 में SI यूनिट आई थी। कब? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट और मेजर का, जस्ट उसके 1 साल बाद, ठीक है, 1961 में। क्लियर? किसको रख दिया गया? कार्बन को। किसको रखा? कार्बन को। रखा किसने? रखा किसने? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इंटरनेशनल जो यूनियन है ऑफ केमिस्ट, इसने क्या किया? 1961 में कार्बन को रख लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव है, इसके कंपाउंड पर कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा हैं, मैक्सिमम। पूरी ऑर्गेनिक तो भरी पड़ी ही पड़ी है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक के भी बहुत सारे कंपाउंड में कार्बन है। क्लियर? ठीक है। और जो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं वही मैक्सिमम है, वही मैक्सिमम 10 लाख से ज़्यादा, ओवर 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख भी गलत हो गया, 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि 1 लाख के लमसम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यार 1 लाख के आसपास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि 10 मिलियन, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और सब कार्बन कंटेनिंग है ऑर्गेनिक वाले। तो क्लियर?
तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड हो गया, तो कहा गया चलो ठीक है इसी को रख लेते हैं, कार्बन को रख लेते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब कैसे डिफाइन किया गया भाई, कार्बन का जब एक एटम का मास निकाला गया तो कितना था वो था 12 AMU। कार्बन का एक एटम का मास जब निकाला गया तो कितना था 12 AMU। अभी हम डिस्कशन करते हैं कि ये AMU क्या है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इस पर। ठीक है, पहले हम थोड़ा इसको मास को समझ लेते हैं, रिलेटिव एटमिक मास क्या है। तो 12 AMU मान लिया कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि ठीक है एक एटम अगर आप कार्बन का ले रहे हो तो 12 AMU इसका मास होगा। ठीक है, तो अब ये बात नहीं समझ में आई कि अगर आपके पास सीधे 12 ग्राम का एक बाट हो जाए, ठीक है, तो सारे एलिमेंट को कैसे मेज़र करेंगे? कोई इससे हल्का भी होगा, कोई इससे भारी भी होगा, बहुत कुछ होगा ना। तो सीधे अगर 16 किलो का या 12 kg का आपको बाट पकड़ा दिया गया तो आप 1 kg वाले को कैसे 1 kg कैसे मेज़र करेंगे, 1.5 kg कैसे मेज़र करेंगे, और कुछ कैसे मेज़र करेंगे? प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए क्या तरीका निकाला गया? कहा गया देखो भाई मेज़र करने का आसान तरीका है कि जो कार्बन है, कार्बन कौन सा कार्बन, याद रखना कार्बन 12 ही लेना है आपको। C12 बार बार हम लोग कहते रहेंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं और किसी को कैसे केवल अगर कार्बन कहेंगे तो कन्फ्यूज़न आ जाएगा ना कि कौन से वाले कार्बन की बात कर रहे हो। ठीक है, 13, 14, 12 किसकी बात कर रहे हो आप? ठीक है, तो अब क्या कहा गया? कहा गया कि एन एलिमेंट और अ मॉलिक्यूल, कोई भी चाहे एलिमेंट हो चाहे मॉलिक्यूल, हाउ मेनी टाइम्स हैवियर दैन, वो कितना टाइम्स हैवियर है दैन 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 वाले का 12th पार्ट कर लो तो उसको जो 12वां हिस्सा होगा 12th वाला पार्ट होगा उससे कितना हैवियर है। तो बेटा अगर आपके पास 12 kg का बाट है उसको 12 पार्ट में तोड़ दिए तो कितना हो गया एक पार्ट उसका, 12th वाला पार्ट 12वां हिस्सा कितना हो गया 1 हो गया ना, 1 AMU हो गया ना, उससे कोई कितना टाइम्स हैवियर है। इसे कहते हैं एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा अब जो हमारा एटॉमिक मास का डेफिनेशन आ गया, एटॉमिक मास आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ एन एटम, क्या लिखोगे? मास ऑफ एन एटम विच इज हाउ मेनी टाइम्स, क्या है बेटा? हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 12th पार्ट या 1/12 ऑफ C12 या 12th पार्ट ऑफ C12। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो C12 वाले का जो 12th पार्ट होगा उससे कितना हैवियर है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? ठीक है, तो यानी जो एटॉमिक मास हो गया वो एटॉमिक मास क्या हो गया? मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ये निकल के आ गया एटॉमिक मास। ठीक है, तो 1/12 हो गया। अच्छा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना होता है 12 AMU। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इंटू 12, तो 1/12 इंटू 12, 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन एटम, सीधे सीधे आ गया। ठीक है, कंपटीशन में एक चीज़ पूछा था, कहा था कि अगर इस फार्मूले में एटॉमिक मास वाले फार्मूले में 12 के प्लेस पे 6 रख देते हैं तो एटॉमिक मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हो जाएगा एटॉमिक मास? अगर इस 12 के प्लेस पे 6 रख दें, 1/12 की जगह पे 1/6 पार्ट लेने लगे तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास? हाफ हो जाएगा। क्यों? 1/6 इंटू 12, तो 6 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो एटॉमिक मास हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो रही है? ठीक है, एटॉमिक मास क्लियर हो गया बेटा। सेम इसी तरीके से हमको क्या लेना है? मॉलिक्यूलर मास लेना है। सेम इसी तरीके से क्या ले लेंगे हम यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 12 पार्ट ऑफ C12। सेम वही चीज़ रहेगा, बस एटम की जगह पे हमको क्या ले लेना है? यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लेना है बस।
ठीक है। और इस फॉर्मूले में भी एटॉमिक मास की जगह पे क्या ले लेना है, मॉलिकुलर मास। और यहाँ सब कुछ ये रहेगा, ठीक है, बस मास ऑफ अ मॉलिक्यूल लिख लेना है। कहीं कोई दिक्कत? एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, सब कुछ क्लियर हो रहा है? देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। कहीं कोई परेशानी एटॉमिक मास में, मॉलिकुलर मास में? ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या हो गया, मास ऑफ एन एटम विच इज़ हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 12th पार्ट ऑफ C12, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज़ हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 12th पार्ट ऑफ C12, यही ना, ठीक है। तो हमको क्या लेना रहता है, हमेशा 12th पार्ट लेना रहता है। क्लियर? जब भी कंसीडर करेंगे एटम या मॉलिक्यूल का तो 12th पार्ट लेंगे। किसका 12th पार्ट? कार्बन का 12th पार्ट लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज हम थोड़ा सा मास निकालना चाहेंगे, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़, हाँ, आपको हमने बताया था 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1 AMU क्या होता है। तो क्वेश्चन आता है एकेडमिक बेटा डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन 1 AMU, डिफाइन 1 AMU, ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए, ठीक है। तो 1 AMU क्या हो जाएगा, 1 AMU कितना हो जाएगा, 1 AMU, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 AMU। तो 1 AMU क्या कहते हैं, कार्बन के ही लेंगे हम, कार्बन के 12th पार्ट में, कार्बन का 12th पार्ट है, जितना भी मास रखता है उसी को 1 AMU कहते हैं। कार्बन का 12th पार्ट जितना भी मास रखता है, ठीक है, बात समझाएगा, कार्बन का 12th पार्ट जितना भी मास रखता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या बोलोगे। तो 1 AMU इक्वल्स टू, सीधे लिख सकते हैं कि 1/12 मास, ठीक है, 1/12 मास ऑफ C12, सीधा सीधा इसको समझ सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, AMU जो यूनिट होती है एटॉमिक मास की, यूनिट ऑफ एटॉमिक और मॉलिकुलर मास, एटॉमिक और मॉलिकुलर मास, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, यही होते हैं ना। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं बेटा इसको, AMU, ठीक है, और शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सिर्फ इसको U लिखते हैं। बेटा U का मतलब क्या है, U का यहाँ मतलब क्या है, तो U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U का क्या मतलब हो गया, यूनिफाइड मास। ये बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो कंपटीशन में भी आता था, अब ये तो कंपटीशन के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तब ये एकेडमिक में पूछा जाने लगा। ये तो शुरुआत में कंपटीशन में आता था, ठीक है, कि U स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है, तो U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। ऐसा मास जो यूनिफाई किया हुआ हो उसे कहते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। तो बेटा कोई दिक्कत समझने में, कहीं कोई परेशानी हो रही हो, ठीक है, क्लियर हो रहा है सारी बात। चलिए फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो AMU हमने डिफाइन कर लिया, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा, AMU का जो, अगर हम इसका वेट लेते हैं, मास में लेते हैं, तो 1 AMU होता कितना है, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये बेटा ये 1 AMU की वैल्यू होती है ग्राम में, ठीक है, 1 AMU की वैल्यू होती है ग्राम में। तो अगर कार्बन के मास की बात करें तो 12 AMU होगा, तो 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो 19.9 के अराउंड में कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो अगर हमको मास निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का मास कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.66056 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। बात समझ में आ रहा, तो 19 के अराउंड में कुछ आता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कितना आ जाएगा 19 पॉइंट, ऐसे कुछ 9 आता है, 19.9 मान के चलिए, ठीक है।
कोई परेशानी आती है समझने में? क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ से और ऐसा कुछ कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एमयू डिफाइंड फाइंड करने के लिए ही आ जाता है डायनेमिक्स में। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये तो पूछा जा सकता है डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे आप? अभी डेफिनेशन हमने आपको बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास का और मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन। ठीक है, ये तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है। बस हो गया। तो बेटा एटॉमिक मास पढ़ लिया हमने, रिलेटिव मास पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, या इसी को कहते हैं आइसोटॉपिक मास। आइसोटॉपिक मास, ठीक है, आइसोटॉपिक मास कहते हैं किसको? एवरेज एटॉमिक मास को। ठीक है, क्यों कहते हैं अभी इसको समझ में आ जाएगा। एवरेज को आइसोटॉपिक क्यों कहते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा। अच्छा एक बात बताइए, अभी जैसे हाइड्रोजन या किसी का मास, हाइड्रोजन का मास 1 AMU है या कार्बन का 12 AMU है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? कैसे आ रहा है ऐसा कुछ, कोई कन्फ्यूज़न ऐसा कुछ नहीं है ना? ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत मतलब उसको हम बहुत टेक्निकल लेके भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एकेडमिक की ये क्लासेस चल रही हैं अभी। ठीक है, अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है बेटा। मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का मास तो जनरली हम लोग रटे हुए रहते हैं कि जो क्लोरीन होता है इसका मास होता है 35.5। ठीक है, इसका मास कितना रहा? 35.5। अब एक बात नहीं समझ में आया कि क्लोरीन के बेटा 2 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, Cl35 एंड Cl37। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो 35 + 37 अपॉन 2 अगर ये करेंगे तो क्या ये 35.5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐड करके देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए कितना आ रहा है ये। ठीक है, 72 आ गया, 72/2। ठीक है, अब 72/2 कितना आ जाएगा? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हम लोग तो पढ़ रखे हैं भाई कि क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5, लेकिन अगर हम इनके आइसोटोप का एवरेज निकालते हैं तो ये 36 आ रहा है, 35.5 तो आ ही नहीं रहा। इसका क्या मतलब? तो बेटा अब यही चीज़ अब यहाँ पे समझ में आ गया कि एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ये नहीं है, ये जो हमने किया है ये सारा कहानी ये नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है? आइसोटोपिक मास है ये। इसलिए आइसोटोप का मास हम निकाले हैं। क्यों, कैसे? अब ये कैसे निकालते हैं? तो जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है, उसको हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो बेटा जो आइसोटोप है, ठीक है, जो आइसोटोप का मास है इनटू इट्स परसेंटेज, आइसोटोपिक मास इनटू इट्स परसेंटेज। आइसोटोपिक मास इनटू इट्स परसेंटेज, इस तरह से करते हैं, प्लस दूसरा वाला आइसोटोप का मास इनटू इट्स परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे वैल्यू लिख रहे थे, पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो हुआ यूँ कि जो 35 वाला है, 35 इसका मास हो, इसका जो परसेंटेज है 75% होता है, और 37 वाला जो है, ठीक है, ये 25% पाया जाता है। ठीक है, अपॉन कितना लोगे? दिस प्लस दिस। ठीक है, 75 + 25 पूरा 100 में निकाले हैं ना। ठीक है, तो अब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 35.5। क्लियर? तो ये जो है इसका परसेंटेज कितना होता है बेटा? ये परसेंटेज होता है 75% और इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 25%।
ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास या हम आइसोटोपिक मास निकालते हैं। इसी तरीके से हम कार्बन का निकालते हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन का निकालते हैं, इसी तरीके से किसी का भी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है बेटा समझने में? ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, आइसोटोपिक मास, एवरेज मास, ये सब कुछ निकाल लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। बेटा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास तो सिंपल, इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं? इसको डिफाइन कर रहे हैं कि जो मास है किसी भी एटम का, एटॉमिक मास कहा गया, किसी भी एटम का मास, ठीक है, ग्राम में इक्वल लिया जा रहा है और वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल ले रहे हैं। याद रखना, वैल्यू इक्वल नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकली इक्वल, वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि अगर हमको दिया गया है, मान लीजिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एटम है तो कितना हो जाएगा इसका? 16 ग्राम, या 16 ग्राम ना लिख के, एक एटम है ना, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 16 AMU मान लिया। ठीक है, अब अगर इसी का हमको ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 16 ग्राम। अब याद रखना ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? ऐसे समझिए, 1 AMU की वैल्यू कितनी हो गई? 1.66056 10⁻24 ग्राम। अब उससे अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻24 ग्राम तो रहेगा ही रहेगा ना। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है उतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? या 23 हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 1 डिजिट में साइंटिफिक नोटेशन में लेंगे तो वैल्यू 23 पावर में हो जाएगी, यही तो होगी। पर ये 16 ग्राम के इक्वल तो नहीं आएगा, तो याद रखना बस न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल बस हमको ये लेना है, बाकी नहीं लेना है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को हम कहते हैं ग्राम एटम। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, यहाँ ग्राम एटम एक ही में रहेगा, मतलब यहाँ बीच में रहेगा। क्यों, कैसे? अगर सपोज करिए हमने कैसे के लिए कह दिया है कि 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम एटम, अगर इसका हम मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं 16 ग्राम है ना, तो जो 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम इज 1 ग्राम एटम ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अभी आगे जब मोल कॉन्सेप्ट चलेंगे तो वहाँ और इसको डिटेल हम क्लियर करेंगे। अभी इन शॉर्ट ऐसे ही समझ लीजिए कि जो 1 ग्राम एटम है, 16 ग्राम, यानी जो एक एटम का मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 एटम का मास जो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसको 1 ग्राम एटम कहते हैं। कार्बन का 12 ग्राम है एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, उसको हम क्या बोलेंगे? 12 ग्राम को 1 ग्राम एटम। अब अगर सपोज करिए आपने ये हटा दिया डैश, तो ये 1 ग्राम हो गया ना, तो 16 ग्राम को तो आप 1 ग्राम लिख बैठे, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये एक में रहेगा बेटा, ग्राम एटम एक में रहता है। ठीक है, ग्राम एटम, बात समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह से हम क्या लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर, या इसी को हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? वही चीज़, एक कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उसका मास किस में रिप्रेजेंट करें? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मान लीजिए CO2 लिख दिया, तो कितना हो गया? 44 AMU। अरे कार्बन का 12 और 16 2 जा 32, 32 12 ऐड कर दिए, कितना आ गया? 14। अब इसी को अगर हम लेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे तो कितना लिखेंगे? 44 ग्राम। दोनों इक्वल नहीं है, न्यूमेरिकली बस इक्वल है पर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब ये 44 ग्राम क्या बन जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये जो 44 ग्राम होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जो 16 ग्राम होगा, ठीक है, ये 1 ग्राम एटम होगा, 1 ग्राम एटम होगा। यहाँ भी ये डैश नहीं छोड़ेंगे बेटा, साथ में है ये ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? ठीक है, तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मास या आइसोटोपिक मास, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, ये सारा कुछ हमने डिटेल पढ़ लिया हुआ है, सब कुछ क्लियर कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत?
तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है।